जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahojal Academy, and this is a demo lecture for the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Right now, as you know, the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, this is a new legislation, right? So this replaces the Indian Evidence Act, right? Adhiniyam of 2023. Okay. So it replaced the Indian Evidence Act. So in today's lecture, what we are going to do, we are going to just have an overview of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, and basically what we are going to do is we are going to see what is the proper way of studying BSA. Because देखो, if you go through section wise and order wise, well you can study, आपको provision समझ में आ जाएगा, but there is a more efficient way or a more organized way of studying BSA, ठीक है? And that is by dividing BSA into 3 parts. Okay? The first part is what will you prove? Right? The first part is what will you prove? Okay? Because you are not allowed to prove anything and everything you want. Okay? It must be certain facts. तो वो कौन से facts हैं जो आपको allowed है, और वो कौन से facts हैं जो आपको allowed नहीं है prove करना. ठीक है? वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं. तो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं तो अलाउड है, कई रेलेवेंट फैक्ट्स रेलेवेंट तो हैं बट एडमिसिबल नहीं होते, उनको हम लोग कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है प्रूव्ड होना, तो एडमिसिबल नहीं है. प्रिविलेज कम्युनिकेशन वगैरह सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं. ठीक है? तो पहली चीज़ क्या देखते हैं, व्हाट विल यू प्रूव. सेकेंड द क्वेश्चन इज हाउ विल यू प्रूव इट. ठीक है? हाउ विल यू प्रूव इट. ठीक है? So पहला पॉइंट क्या है, what will you prove. Second is how will you prove it. So there are certain modes of giving evidence, oral evidence, documentary evidence, etc. तो हम लोग वो देखेंगे कहाँ पर oral evidence allowed होगा, कहाँ पर documentary evidence allowed होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग how will you prove it में देखते हैं. ठीक है? And the third part is who will prove it. ठीक है? Who will prove it. ठीक है? So that is basically the burden of proof and the presumptions वहाँ पर आती हैं हमारे. ठीक है? So evidence act को, या sorry, the new one, the BSA, it is divided into 3 parts. What will you prove, how will you prove it, and who will prove it. ठीक है? चलो let's start with the first one, what will you prove. ठीक है? Now देखो पहली चीज, you are not allowed to prove anything and everything you want. The parties जो है they don't get to decide. ठीक है? सबसे पहली चीज हम लोग को देखनी होती है सेक्शन 3 ऑफ BSA. ठीक है? सेक्शन 3 बोलता है कि एविडेंस विल बी अलाउड ओनली ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट्स इन इशू. ठीक है? याद रखना कि एविडेंस जो होगा किस चीज का दिया जाएगा, ओनली ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट्स इन इशू. ठीक है? और किसी का एविडेंस अलाउड नहीं होगा. सेक्शन 3 इस बात के लिए बहुत क्लियरली बोलता है, बिकॉज यहां पर वर्ड जो है एंड ऑफ नो अदर्स, ये चीज भी सेक्शन 3 में यूज्ड है. तो आपको सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स या फिर फैक्ट इन इशू अलाउड होंगे प्रूव्ड होना. नाउ व्हाट आर रेलेवेंट फैक्ट्स एंड व्हाट आर फैक्ट्स इन इशू. सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन में रेलेवेंट फैक्ट्स भी डिफाइंड है और हमारे फैक्ट्स इन इशू भी डिफाइंड है. ठीक है? और हमारे फैक्ट्स इन इशू भी डिफाइंड है. ठीक है? व्हाट इज अ फैक्ट इन इशू एंड व्हाट इज अ रेलेवेंट फैक्ट. ठीक है? अभी वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेफिनेशन बिकॉज वो टॉपिक हमारा नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ BSA. सो वहां पर याद रखना, रेलेवेंट फैक्ट्स वो कोई भी फैक्ट हो जो कि इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स. ठीक है? एक फैक्ट हमेशा रेलेवेंट होगा किसी और से कनेक्शन में. ठीक है? और फैक्ट इन इशू क्या होता है, ऐसा फैक्ट which goes on to prove the existence of the liability or the right or liability or in some cases even disability. ठीक है? the existence, extent, वो सारी चीजें हम लोग प्रूव करते हैं फैक्ट्स इन इशू में. ठीक है? अब देखो कई बार क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि रेलेवेंट फैक्ट क्या है और फैक्ट इन इशू क्या है. नाउ रेलेवेंट फैक्ट्स जो है ये प्रेजेंट है हमारे सेक्शन 4 to 50 में. ठीक है? रेलेवेंट फैक्ट्स आर प्रेजेंट इन सेक्शन 4 to 50. और फैक्ट्स इन इशू की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में, दैट इज सफिशिएंट इनफ.
याद रखना कि रेलेवेंट फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं किस तरह के फैक्ट्स को रेलेवेंट फैक्ट्स बोला गया है अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब याद रखना कि ये जो रेलेवेंसी हम लोग बात करते हैं ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, बिकॉज जो चैप्टर सेक्शन 3 स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होता है ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। वो रेलेवेंसी कैसी है? लीगल रेलेवेंसी है, ठीक है, लीगल रेलेवेंसी, एंड इट डज नॉट टॉक अबाउट लॉजिकल रेलेवेंसी। तो कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे? जो कि लीगली रेलेवेंट है, मतलब जो लॉ कहता है कि ये फैक्ट्स रेलेवेंट है। लॉजिकली हो सकता हो कोई और फैक्ट भी रेलेवेंट हो, बट हम लोगों को फोकस कहां पे रखना है? लीगली रेलेवेंट पे। और लीगल रेलेवेंस हमारे हैं सेक्शन 4 to 50 में, ठीक है। अब इसमें जस्ट टू गिव यू अ ग्रुपिंग कि इसमें क्या क्या होता है, देखो सेक्शन 4 जो है हमारा, दिस इज फॉर रेस जस्टिस। हम लोग कहते हैं फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस जेस्टे, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेक्शन 5 है ओकेजन, प्लेस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फैक्ट्स फॉर्मिंग द इफेक्ट, ठीक है, ऑफ अ फैक्ट इन इशू, दैट इज सेक्शन 5, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 6, ठीक है। अब देखो सेक्शन 4, 5, 6, 7 जो हमारे वो सब आते हैं, मोटिव, प्रिपरेशन। अब सेक्शन वाइज तो हम लोग नहीं जाएंगे, बट याद रखना कि मोटिव, प्रिपरेशन, ठीक है, और कॉन्डक्ट, सब्सिक्वेंट और प्रीवियस, तो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट, राइट, ये सारे फैक्ट जो है हमारे सेक्शन 6 के अंडर रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। अब एक एक सेक्शन हम लोग नहीं कर सकते, बट आई एम गिविंग यू जस्ट एन ओवरव्यू। देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एंड एज अ जनरल रूल वन इज द कॉज एंड द अदर इज द इफेक्ट, ठीक है। याद रखना कि एक फैक्ट आइसोलेशन में कभी रेलेवेंट नहीं हो सकता। वन फैक्ट इज लॉजिकली कनेक्टेड टू द अदर इन सच अ मैनर एज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम, जो कि रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 में, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, जैसे सेक्शन 9 की अगर हम लोग बात करें, सेक्शन 9 में हम लोग देखते हैं फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट, ठीक है, जो कहीं भी नहीं फॉल करते वो हमारे सेक्शन 9 में फॉल करते हैं। तो सेक्शन 3 to 50 के बीच में जो रेलेवेंसी वाले पॉइंट है, उसमें अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट है लेकिन कहीं और नहीं फॉल कर रहा, तो वो कहां पर फॉल करता है? सेक्शन 9 में, बिकॉज दिस इज डीम्ड एज द रेजिड्यूरी प्रोविजन फॉर रेलेवेंसी, ठीक है। सेक्शन 9 इसी में हम लोग पढ़ते हैं प्ली ऑफ एलिबाई और ऑफेंस बाय एक्सक्लूजन, दोनों चीज यहां पर आता है, प्ली ऑफ एलिबाई भी यहां पर ही आएगा, ठीक है। सेक्शन 9 के बाद हम लोग जाते हैं सेक्शन 12 पे, विच इज फ्रॉम टॉट। अगर तुमने टॉट पढ़ा है या कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा है तो सेक्शन 12 वहां से रिलेटेड है। फिर हमारा सेक्शन 10 हो गया हमारा। सेक्शन 11 जो है हमारा ऐसे ही, सेक्शन 13 इज राइट, कस्टम, सारे वो हमारे आएंगे। और 11, 12, 13, 14 जितने भी हमारे हैं सिमिलर ऑकरेंसेस, सिमिलर जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारा कुछ हमारा 14, 15 तक हमारा आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक एक स्टार्ट होता है सेक्शन 15 to 25, विच इज एडमिशंस एंड कन्फेशंस, ठीक है। अब देखो यहां पर सेक्शन 15-25, दिस इज अ बिग टॉपिक, एडमिशंस एंड कन्फेशंस। अब एडमिशन का पार्ट भी जो है उसको आप टॉपिक्स में डिवाइड करो। पहला व्हाट इज एडमिशन, उसकी डेफिनेशन। दूसरा, और वो जो दूसरा पॉइंट है उसको थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ना पड़ता है कि एडमिशन किसी की भी रेलेवेंट नहीं हो सकती, इट मस्ट बी इधर अ पार्टी या फिर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वो लोग। और दूसरा कि उसी पार्ट में हम लोग दूसरा देखते हैं, पहला पार्ट तो ये है कि किसका एडमिशन, और दूसरा उसका एडमिशन भी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ही रेलेवेंट होता है। तो एडमिशन के बारे में हम लोग को दो चीज का ध्यान रखना है, किसका एडमिशन है और किन सर्कमस्टांसेस में वो एडमिशन किया गया है, ठीक है। और वो सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। और इसके बाद और भी आते हैं हमारे 2021 वगैरह भी आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बोलते हैं कि ओरल एविडेंस या ओरल एडमिशन जो है कहाँ रेलेवेंट होंगे ऐसे, ठीक है। 17 देखो 16, 17, 18, 19 ये तीन आपको बताते हैं कि किसका एडमिशन और वो किन सर्कमस्टांसेस में किया गया होगा एडमिशन कि वो रेलेवेंट होगा। और 19 बताता है एडमिशंस की रेलेवेंसी, ठीक है। और 19 की जो लैंग्वेज पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में लिखा है एडमिशंस आर रेलेवेंट, ठीक है। लेकिन याद रखना कि एडमिशंस को जो हम लोग सेक्शन 15 में उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं,
वो एडमिशंस दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है सेल्फ सर्विंग एडमिशन और एक हमारा होता है सेल्फ हार्मिंग एडमिशन, ठीक है। एक ऐसा एडमिशन जो कि मेरे इंटरेस्ट में हो, उसके फेवर में हो, उसको हम लोग कहते हैं एक सेल्फ सर्विंग एडमिशन, ठीक है। और एक ऐसा एडमिशन जो कि मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, उसे हम लोग कहते हैं एक सेल्फ हार्मिंग एडमिशन, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट हमारा एडमिशन एंड कन्फेशन का, ठीक है। और 19 बोलता है कि एज अ जनरल रूल सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस, मतलब ऐसा एडमिशन जो मेरे अगेंस्ट जा रहा हो, दैट इज जनरली रेलेवेंट, ठीक है। सेल्फ सर्विंग एडमिशंस जनरली इररिलेवेंट होते हैं अनलेस कि वो 19 के 1, 2, 3 में ना फॉल कर रहे हो, ठीक है। बट दैट्स अ डिस्कशन जो काफी लंबा डिस्कशन होता है, वो अलग बात है। अब उसके बाद सेक्शन 20 एंड 21 की कहीं कहीं जो अगर ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें कि ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट टू बी गिवन इन एविडेंस, 20 में ओरल एडमिशंस कहाँ पर रेलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पर दी हुई है। अब फिर हमारा sections 22 and 23, this is and 24 also, this is confessions, ठीक है। अब confessions का जो जनरल रूल है, याद रखना कि confessions जो है वो क्रिमिनल में फॉल करते हैं हमारे। confessions का जनरल रूल है they are not relevant, ठीक है। confessions are not relevant, जनरल रूल, बिकॉज इसके एक्सेप्शंस भी कई सारे हैं हमारे। अब देखो, जब भी कोई confession होता है वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये वॉलंटरी कन्फेशन है या फिर इनवॉलंटरी कन्फेशन है, ठीक है। देखो, अगर वो इनवॉलंटरी कन्फेशन है, मतलब कि इट हैज बीन कन्फेशन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, कोअर्शन, अगर फोर्स किया गया है किसी को, कोअर्शन वगैरह हुआ है, तो वो कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। बट अगर कोई कन्फेशन वॉलंटरी है तो वो कन्फेशन रेलेवेंट हो सकता है, ठीक है। याद रखना कन्फेशन के बारे में कि इसका वॉलंटरी कन्फेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज सेक्शन 22 में दी हुई है कि, और याद रखना कि कभी कोई थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या क्वेश्चन से कन्फेशन आए, वो जनरली इररिलेवेंट होती है अनलेस कि वो आप ये प्रूव कर सको कि वो चीज जो भी थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या क्वेश्चन थी वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 जो है ये बोलता है कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर is not allowed to be proved. याद रखना, it does not say कि it's not relevant, it says it is inadmissible, not allowed to be proved. That means उसको हम लोग कोर्ट एडमिट नहीं करेगी, ठीक है। So confession to a police officer is inadmissible, ठीक है, not allowed to be proved। और 23 में ही सबसेक्शन 1 तो ये कहता है, सबसेक्शन 2 हमारा कहता है कि confession given in police custody is irrelevant unless कि वो immediate presence of magistrate में ना दिया गया हो, ठीक है। and then we have the proviso जो कि बोलता है कि discovery statement अभी भी relevant होगी, but that's a discussion for another time। and when we have section 24 कि अगर more than one accomplice हो, जिसमें कि हम लोग देखते हैं co-accused हो एक ही केस में, एक ही ऑफेंस के लिए, तो वहां पर एक accused का confession दूसरे पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल रूल वहां पर होता है कि कोर्ट कंसीडर तो कर लेती है बट बहुत ज्यादा रिलेवेंस उसको नहीं देती, ज्यादा उसको वेटेज नहीं दिया जाता वहां पर, ठीक है। तो दैट्स सेक्शन 15 to 25। और 25 में हमें पता चलता है कि एडमिशंस का इफेक्ट क्या होता है, दे ऑपरेट एज एस्टॉपेल्स, ठीक है। सेक्शन 15 to 25 वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव सेक्शन 26 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पुराने वाले जो पुराना वाला जो एक्ट था हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, उसमें जो सेक्शन 32 था विच इज द स्टेटमेंट्स बाय persons who are either dead or cannot be found or who cannot be called to court without undue delay, वो सारी चीजें कहां पर आती है, सेक्शन 26 में आती है। जो पुराना वाला कौन था, सेक्शन 32 था, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन हम लोग इसे पढ़ते हैं और इसमें याद रखना कि इलस्ट्रेशंस एज अ जनरल रूल पूरे बीएसए में इलस्ट्रेशंस जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब 26 में पढ़ते हैं। सेक्शन 27 में हम लोग पढ़ते हैं जहां पर कि कोई पर्सन जो कि एक प्रोसीडिंग में अपीयर हुआ है, उसने विटनेस ने वहां पर स्टेटमेंट दी है, और अगर वो मर जाता है स्टेटमेंट देने के बाद, तो क्या हम लोग उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के सब्सिक्वेंट स्टेज पर उस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर अगर एक प्रोसीडिंग में किसी ने स्टेटमेंट दी है और फिर उसकी डेथ हो जाती है, क्या दूसरी प्रोसीडिंग में हम लोग उसकी पहली वाली स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब हमारा है सेक्शन 27 में, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन 28 से लेकर के और 33
वेरी बेसिक जो कोर्स ऑफ बिजनेस है या फिर लॉ कौन सा अप्लाई होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। एंड देन वी हैव सेक्शन 34 to 38 विच इज द रेलेवेंसी ऑफ प्रीवियस जजमेंट्स, ठीक है। देखो प्रीवियस जजमेंट्स कई बार रेलेवेंट होती है, जैसे हमारी अगर कोई रेस जुडिकेटा आपको प्रूव करना है, रेस जुडिकेटा क्या कहता है, एक बार सूट की हियरिंग हो चुकी है, अब दोबारा इसकी हियरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो सेकंड सूट में आप कैसे प्रूव करोगे कि ये सूट की हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कैसे प्रूव करोगे, पहले वाले सूट की जो जजमेंट है वो लेकर के आओगे सेकंड सूट में और वो दिखाओगे कि इस सूट की हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। वो जो प्रीवियस जजमेंट है प्रीवियस सूट की वो रेलेवेंट होती है अंडर सेक्शन 34, ठीक है। सो सेक्शन 34 क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, इट इज टू प्रूव रेस जुडिकेटा, ठीक है। और एनी अदर सिमिलर बार आप ऑर्डर 2 रूल 2 वगैरह, ऑर्डर 23 रूल 3, ऑर्डर 22 रूल 9, बहुत सारी चीजें, जजमेंट डिक्री ऑर्डर, वो सारा चीज वहां पर कवर्ड है हमारा, ठीक है। नाउ 34 के बाद 35 इज कि अगर कोई कोर्ट है और वो वहां पर 4 कोर्ट्स हमारे मेंशन्ड है, मैट्रिमोनियल कोड, प्रोबेट कोड, इंसॉल्वेंसी कोड एंड हमारी मैट्रिमोनियल, प्रोबेट, इंसॉल्वेंसी एंड हमारी एडमिरल्टी कोड, ये 4 वहां पर अवेलेबल हैं। उन कोर्ट्स, ये कोर्ट का काम क्या होता है, दे कॉन्फर अ लीगल कैरेक्टर, ठीक है। तो जब भी वो लीगल कैरेक्टर कोई कॉन्फर करती है, इट इज डीम्ड एज कंक्लूसिव प्रूफ। अगर आप बाद में कोई प्रोसीडिंग करोगे तो पहले वाले कोर्ट की जजमेंट जो होगी वो कंक्लूसिव प्रूफ है, और कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब देयर विल बी नो एविडेंस अलाउड टू डिसप्रूव इट, ठीक है। वो है हमारा 35 में। एंड देन वी हैव 36 विच इज जजमेंट इन पर्सोनम बट ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर। अब याद रखना 36 ये जो है दिस इज जजमेंट इन रेम और ये है जजमेंट इन पर्सोनम बट ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर, ठीक है। और इसके बाद हमारा सेक्शन 37 है जो कि बोलता है कि अगर कोई जजमेंट 34, 35, 36 में फॉल नहीं करती तो वो जजमेंट इरेलेवेंट है अनलेस कि वो जजमेंट इटसेल्फ फैक्ट इन इशू हो या फिर वो जजमेंट है एक रेलेवेंट फैक्ट अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब सेक्शन 38 जो भी यहां बचता है इस टॉपिक पे, सेक्शन 38 कहता है कि एक जजमेंट विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कोलिजन और विच हैज बीन पास्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है। सिंपली ये बोलेगा कि अ जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कोल्यूजन और ऑफ अ कोर्ट विच इज नॉट कॉम्पिटेंट, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट कोर्ट, सॉरी, इट इज गोइंग टू बी इनकॉम्पिटेंट कोर्ट, दिस इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 39 से लेकर के एंड हमारा आएगा 45 तक, ठीक है, विच इज 39 से हमारा स्टार्ट होता है एक्सपर्ट एविडेंस, एक्सपर्ट एज टू साइंस, लिटरेचर, फॉरेन लॉ, सारी चीजें आएंगी, हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंटिंग, सारा कुछ दिया हुआ है 39 में। और फिर ऐसे ही हमारा 40, 41, 42 ये सारे हमारे किससे हैं, 40, 41 हैंड राइटिंग से रिलेटेड है। 40 जो है इट इज अ वेरी यूनिक वन जो कि बोलता है कि इवन एन एक्सपर्ट्स ओपिनियन कैन बी रॉन्ग, यानी कि किसी एक्सपर्ट ने कोई ओपिनियन दिया है, हो सकता हो कि फैक्ट्स कुछ और कह रहे हो, ठीक है, तो एक्सपर्ट का ओपिनियन गलत भी हो सकता है एंड इज बेस्ड अपॉन द केस लॉ ऑफ फोक्स वर्सेस चार्ड जो कि हमारा 1782 का केस लॉ था, ठीक है। नाउ यहां पर हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, ये सारा कुछ इसी टॉपिक में आता है, ठीक है। एंड राइट कस्टम प्रूफ करना है तो आप किसी पर्सन का ओपिनियन कर सकते हो। सेक्शन 45 जो है वो बोलता है कि आपका सिर्फ एक्सपर्ट का ओपिनियन ही रेलेवेंट है, एक्सपर्ट ओपिनियन जिस ग्राउंड पे बेस है वो भी रेलेवेंट है, ठीक है। और हमारा 43, 44 जो है यूजेज, टेनेट्स, राइट कस्टम और पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज, एडमिशन बाय कॉन्डक्ट, ये सारी चीजें हमारी आती हैं सेक्शन 39 to 45 में, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 46 to 50, ठीक है। 46 to 50 ये बताते हैं कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, ठीक है, राइट। देखो सिविल में एज अ जनरल रूल आपका कैरेक्टर जो है प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट, प्रीवियस गुड बैड इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है।
वो बात हमारे सेक्शन 46 ने कह दी। और क्रिमिनल में आपका प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज ऑल्सो इरेलीवेंट, बट आपका प्रीवियस गुड कैरेक्टर कैन बी रेलेवेंट, बिकॉज सेंटेंसिंग हियरिंग में वो कई बार एक लेसर सेंटेंस के लिए आर्ग्यू किया जा सकता है कि उसने पहले कभी कोई ऑफेंस नहीं किया, ही हैज बीन अ वेरी गुड पर्सन, बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस ही कमिटेड दिस थेफ्ट, ठीक है, कोई भी ऑफेंस, नॉट थेफ्ट स्पेसिफिकली, एनी ऑफेंस, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर आता है, हमारा सेक्शन 46 to 50 में आता है। और इसी में जैसे आपको मान लो कि किसी को दिखाना है कि ही इज अ पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर, तो कैसे प्रूव करोगे, मान लो कि वो प्रीवियसली कॉन्विक्टेड था किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो वो प्रीवियस कॉन्विक्शन आप शो कर सकते हो एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। उसमें और भी चीजें हैं जैसे कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ द विक्टिम, डजंट मैटर वेयर द कंसेंट, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज इन इशू, ठीक है। तो वहां पर ये सारी चीजें कहां पर आती है, हमारे सेक्शन 46 to 50 में आती है हमारे, ठीक है। अब देखो ये जो हम लोगों ने अभी जस्ट कंप्लीट किया है सेक्शन 4 to 50, सॉरी सेक्शन 3 to 50, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज जस्ट द रेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। ये सारा हमारा क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट्स, ऑल ऑफ दीज आर रेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। आई हैव जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू, और ये याद रखना कि दिस इज ऑल लीगल रेलेवेंसी। अब देखो फैक्ट्स कई बार रेलेवेंट होते हुए भी प्रूव नहीं होते, अलाउड नहीं होता प्रूव करना, ठीक है। जैसे कि कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर, although it may be relevant but it is not allowed to be proved, so section 22 23 जो हम लोगों ने किया था वहां पर वो relevant है, याद रखना कि वो ये कह नहीं लिखता कि it is irrelevant, वो कहेगा will not be allowed to be proved, should not be proved, is not to be proved, ये सारे लैंग्वेज वहां पर यूज्ड है, ठीक है। सो ये जो हम लोगों ने टॉपिक अभी किया है, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, अभी हम लोगों ने बीएसए का जस्ट फर्स्ट पार्ट किया है, व्हाट विल यू प्रूव, ठीक है। तो सेक्शन 3 to 50 इज व्हाट विल यू प्रूव। अब 50 to 53 हमारा है कि कुछ चीजें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। इसे भी कर ही लेते हैं, देखो फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, कुछ चीजें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे 51 जो है वो बोलता है फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट टेक्स जुडिशियल नोटिस, ठीक है। तो कोर्ट जिन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस ले लेगी, आपको वो चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 52 फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, ठीक है। तो वहां पर आपको ये, वहां पर एक लिस्ट दी हुई है कि ऑल लॉज इन कंट्री इन इंडिया, इन द कंट्री ऑफ इंडिया, आपको वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस लेगी ही लेगी। जो भी हमारे पब्लिक फंक्शनरीज हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट, आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ही है और कोई नहीं है, नहीं, ये चीज का क्या करेगी, कोर्ट मस्ट जुडिशियल नोटिस। जितने भी फॉरेन एम्बेसडर्स हमारे यहाँ हैं, सबका आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि ये एम्बेसडर है, कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस ले लेती है। सो आपको ये भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली 53 जो है, इन तीनों में 53 कहता है फैक्ट्स एडमिटेड need not be proved, facts admitted need not be proved, ठीक है। अगर कोई पार्टी कोई फैक्ट को एडमिट कर लेती है तो भी आपको वो प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो देखो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, व्हाट विल यू प्रूव, यू विल प्रूव द रेलेवेंट फैक्ट्स 3 to 50, बट देन 51 से 53 कहेगा कि आपको हर चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू आर ओनली अलाउड टू प्रूव सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। अगर जुडिशियल नोटिस हो गया या एडमिशन हो गया, आपको वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। सो आज हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया है बीएसए का, जिसमें कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखा है। मैंने कहा था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.